हकीकी आज़ादी मार्च कोई छोटी मार्च नहीं होगी कि आज लाहौर से रवां हुए और इस्लामाबाद पहुंचकर धरना दे दिया। होना ये चाहिए था कि फौरन फैसल बॉर्डर को मैं तो समझता हूँ गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है। जब हम ऑपोजिशन में थे हम भी डिमांड कर रहे थे कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, तो उस डिमांड की हद तक तो यू कांट कंडेम पीटीआई के जी वो क्यों डिमांड कर रहे हैं अर्ली इलेक्शन। हुकूमत को प्रीएम्प्ट करना चाहिए। ये तो नहीं कह सकता मैं कि when we come to that point कि क्या होता है। अब अगर आर्मी कह रही है कि आप इसके ऊपर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स का कमीशन बना दें, JIT बना दें, कुछ भी कह दें, तो आप बना रहे, क्यों नहीं बना रहे आप भाई? हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज है। अवाम फैसला करेगी साफ और शफाफ इलेक्शन से कि किसको इस मुल्क की क़यादत करनी चाहिए। कंटेनर रखे तो हटा दोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू बोल्स ट्रांसमिशन। नाज़रीन, आप जानते हैं कि तहरीके इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च, जिसका हर कोई इंतज़ार कर रहा था और यही सवाल उठाया जा रहा था हर मुलाकात में चेयरमैन तहरीके इंसाफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि आखिर ये मार्च कब शुरू होगा। उन्होंने कुछ दिन पहले इसका जब वो आज़म स्वाति साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ऐलान किया कि उसका आगाज़ आने वाले दिनों में वो अनाउंस करेंगे और आज हो गया। लम्हा बलम्हा क्या हो रहा है, मार्च में कौन क्या बोल रहा है, कैसी तकरीरें हो रही हैं, लोगों का जज्बा कैसे गरमाया जा रहा है, कितनी देर की ये मार्च होगी। एक लंबा तवील सफ़र होगा। हकीकी आज़ादी मार्च कोई छोटी मार्च नहीं होगी कि आज लाहौर से रवां हुए और इस्लामाबाद पहुंचकर धरना दे दिया। ये वाकई आज शायद हुकूमत को सरप्राइज मिला होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना लंबा और इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का स्केड्यूल खान साहब अनाउंस करेंगे। कहां कहां से होते जाएंगे, वहां पर कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन सी क़यादत है, उनके साथ क्या क्या बातचीत हो रही है, ये सब आप लम्हा ब लम्हा बोल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके साथ आप ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे रिपोर्टर्स बल्कि बोल के सीनियर एंकर पर्सन्स आपको न सिर्फ तज्जिया कर रहे हैं, तज्जिया बता रहे हैं, तज्जिया दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान का मंजरनामा बहुत जल्दी और बहुत तेजी से तब्दील हुआ। कुछ ऐसे अनहोनी और कुछ ऐसे नागहानी वाकयात हुए जिनके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। हर आंख अशबार हो गई और पाकिस्तान में एक तूफान उठा। आप जानते हैं, मैं जिक्र कर रही हूं शहीद अरशद शरीफ साहब का। ना वो सिर्फ हमारे कॉलीग थे, लेकिन वो एक ऐसे शख्स थे कि जिनके बारे में जितने भी कलमात कहे जाएं, अल्फाज कहे जाएं, वो कम है। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर तो ये है कि आप ये जानते हैं कि जब उन्हें ARY चैनल से निकाल दिया गया और एक पैगाम दिया गया कि उन्होंने अपने चैनल की खिलाफ वर्जी करते हुए पॉलिसी से हटकर कुछ बयान दिए जिस पर चैनल मजबूर हो गया, तब बोल ने आगे कदम बढ़ाया और अपना फैमिली मेंबर बनाया। पाकिस्तान वापस आने के बाद वो अगले महीने से बोल में अपना प्रोग्राम बाकायदा तौर पर शुरू करने वाले थे। ये खबर हमने आम इसलिए नहीं की थी कि हम पब्लिक को एक सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि हम सबको एक बहुत बड़ा भयानक सरप्राइज मिला। और सरप्राइज ये था कि हमें एक ऐसी खबर मिली, आधी रात को पहले ये खबर सर्कुलेट करती रही और फिर तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब मुझे मेरे प्रोडक्शन के जो यहाँ पे हेड हैं उनसे मुझे ये खबर मिली और मैंने जब देखा तो मैंने शुएब साहब का ट्वीट देखा। मैं वाकई बहुत हैरान हुई। मुझे लग रहा था कि मैं ये शायद कुछ पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। शहादत हो गई उनकी, बड़ा जनाजा था, वो अब हम में नहीं है। उन्होंने अपना किरदार अदा किया और भरपूर तरीके से लोगों की सलामी में, लोगों की दुआओं में अब वो जा चुके हैं। देखें, मौत का वक्त तो मुकर्रर है। ये बात तो तय है कि आपकी मौत जहाँ होगी, ये हमारा बज़ाते मुसलमान एक हमारा अकीदा एतबार है कि वो आपको अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन कहते हैं ना कि नागहानी मौत और जवान मौत, उसके जनाजे बहुत भारी होते हैं। वो कंधे जो उनको उठाते हैं उस पर उनका भार होता है। अरशद शरीफ ना सिर्फ एक अच्छे इंसान थे, अच्छे दोस्त थे, लेकिन बेहतरीन सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है। मैंने सबसे पहले उनको उस वक़्त उनको फॉलो करना और सराहना शुरू किया जब उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ऊपर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई जो वाकई इंसान को
बहुत सारे एंगल्स पर सोचने के लिए मजबूर करती है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आज की हकीकी आज़ादी मार्च का ये दिन उनके नाम किया गया, कल उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो तो नहीं है, उनकी फैमिली यहाँ है, उनकी वालदा है। ये गम शायद आगे चल के कुछ दिनों में हम सब के लिए हल्का हो जाएगा, कोई और बात आ जाएगी, कोई और खबर आ जाएगी, कोई और तज्जिया बन जाएगा, लेकिन वो लोग ये सारी ज़िंदगी इस गम के साथ जिएंगे। अब हम पे क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उन तमाम मुहर्रिकात को लेकर आएँ सामने और हुकूमत वक्त डालें कि अरशद शरीफ के साथ होने वाले वाक़यात पे से पर्दा उठाएं और बताएं कि उनके कातिल कौन थे। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, बहुत सारी बातें हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जारी रहेगी, इस पे हम बात करेंगे आगे डिफरेंट पहलू से। लेकिन इस वक्त हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब लाइन पर मौजूद हैं और उनसे मैं चाहूंगी गुफ्तगू को। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, नहीं दे रही, इतना शोर है कि मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। शाह साहब जी शाह साहब मुझे पता है आप कंटेनर पर मौजूद हैं। आप हकीकी आजादी के हवाले से अपना पैगाम दीजिए क्योंकि आपकी आवाज लोगों तक पहुंच रही है। आपकी आवाज शायद कंटेनर्स पे जैमर्स लगे हुए हैं, इसलिए शाह साहब की आवाज क्लियर नहीं आ रही। शाह साहब आप मुझे सुन सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब को हम दोबारा लेंगे। बहरहाल नाजरीन, ये एक अफसोसनाक बात है, इस पे बात हो गई, बहुत सारे पहलू, बहुत सारे जाविये और भी निकल रहे हैं। हकीकी आज़ादी में अब अरशद शरीफ का खून भी शामिल हो चुका है। हमारे इस वक्त ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के सदीक जान साहब, वो हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, और हमारे कॉलीग सीनियर एंकर अमीर अब्बास, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ, तारुफ के किसी मोहताज नहीं, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं तो गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ट्रांसमिशन तो देख ही रहे हैं। अमीर बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी मुझे सुन सकते हैं यकीनन, और मुझे सदीक जान साहब आप भी सुन सकते होंगे। सदीक जान साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि हमने कभी ऐसे सोचा तो नहीं था कि आज जब हम हकीकी आज़ादी की ट्रांसमिशन चला रहे होंगे और पाकिस्तान की आवाम हकीकी आज़ादी के लिए निकल रही होगी, तो शायद वो एक आवाज़ जैसे आज हमारे साथ शामिल होना चाहिए था और हमारे साथ बैठ के इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होना चाहिए था या लीड करना चाहिए था, वो आवाज़ हमेशा के लिए हमसे जा चुकी है। वो अब हमें शायद सुनाई नहीं देगी, माँ सिवाय इसके कि वो जो उनकी प्रोग्राम्स या उनके क्या कहूँ, उनके जो भी उनकी बातें हमारे साथ रह गई हैं। अब तक जो मंजर आम पर बातें आई हैं सदीक जान साहब, उस हवाले से भी कुछ आगाह कीजिएगा, क्योंकि अब तो इस हकीकी आज़ादी में उनका खून भी मिल चुका है ना। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और मैं पहले अब तक की आपको तफसीलात बता देता हूं कि अब तक की सूरत हाल क्या है। जब अरशद शरीफ साहब की ये टारगेट किलिंग हुई, जब उनका कत्ल हुआ, जब उनकी शहादत हुई, उसके बाद ये रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और दिन 12 बजे तक 12 घंटे तक हमारी हुकूमत खामोश रही। और इस खामोशी ने ही, इस मुजरमाना खामोशी ने बहुत से सवाल उठाए कि हुकूमत ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई, क्यों नहीं बात की। वो पाकिस्तान के शहरी थे, वो पाकिस्तान के इतना बड़ा नाम थे, वो इतने बड़े सहाफ़ी थे, और अगर हुकूमत को ये इल्म नहीं था कि उनका कातिल कौन है, फिर तो फ़ौरन ही हुकूमत को सामने आना चाहिए था। तो इससे तो ये अंदाज़ा हुआ कि शायद हुकूमत को पता है कि कातिल कौन है, और हुकूमत बड़ी मुतमईन थी। और फिर हमारा ये शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब मरीम नवाज साहिबा ने इस पर खुशी का इजहार किया और उन्होंने मैसेज दिया तमाम साफियों को कि जो बोलेगा हमारे खिलाफ उसके साथ ये होगा और ये होना चाहिए। उसके बाद फिर कीनिया की पुलिस का पहला मौक़िफ़ आता है, तो हमें हमारी हुकूमत कहती है कि जी कीनिया की पुलिस ने ज़बरदस्त बात की है, आप इस पर ईमान ले आइए, इस बयान पर यकीन कर लीजिए। फिर वहाँ का मीडिया सवाल उठाता है और यहाँ पे मीडिया को खामोश करवा दिया जाता है। मीडिया को कहा जाता है कि कत्ल नहीं बताना, टारगेट किलिंग नहीं बतानी, हादसा बताना है। फिर उसके बाद मीडिया पे दबाव डाला जाता है कि उनकी जनाजे की और उनके घर की कवरेज नहीं करनी। फिर उनके जनाजे के दिन एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है ताकि उनका जनाजा ना दिखाया जा सके। फिर उसके बाद फैसल बॉर्डर को लॉन्च किया जाता है। फिर बात करते हैं इस बात पर करें, बाद एक तीसरा मौका आता है, फिर मौका अभी हमारी टीम वहां पहुंची। 4 मौक़िफ़ तो हमारी हुकूमत ने बता दिए कि ये 4 मौक़िफ़ है, इन पर यकीन कीजिए। और वहां की जो पुलिस है उसके 4 मौक़िफ़ उसके आए। पहले उन्होंने कहा कि बच्चे के गाड़ी चोरी की थी, फिर उन्होंने कहा ये कोई ड्रग डीलर्स थे, फिर उन्होंने कहा कि वो जी नाके पे वैसे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए रोका, फिर कहा कि बच्चा अगवा हुआ उसके लिए। तो बात यह है कि अब तक कोई 10 मौक़िफ़ इसमें आ चुके हैं वहां की पुलिस के और हमारी हुकूमत के। अब मुझे बताइए
कि जो हुकूमत, जिस हुकूमत की कर्ता धर्ता जो हैं, जो इस वक्त हुकूमत को चला रहे हैं, वो कौन चला रहे हैं? वो मियां नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं और मरीम नवाज साहबा चला रही हैं। अगर मरीम नवाज साहबा इस पर इत्मीनान का इजहार करेंगी और खुशी का इजहार करेंगी तो कैसे मैं उस हुकूमत पर यकीन कर लूँ जिस हुकूमत ने FIR करके, जिस कातिल निज़ाम ने यहाँ से उनको जाने पर मजबूर किया, मैं कैसे उन पर एतबार करूँ कि ये तहकीकात करेंगे? ये तो हमें तो शक है कि यहाँ से जो टीम जा रही है वो तो वहाँ जाके शायद ये बताएगी कि जो बच्चे खुचे कुछ शवाहिद हैं भी तो उनको मिटा दिया जाए। और जो बातें फैसल वार्डर ने की हैं, होना ये चाहिए था कि फौरन फैसल वार्डर को, मैं तो समझता हूँ, गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, उससे पूछे फैसल वार्डर से कि वो किसका नाम ले रहा है, आप उस बंदे को गिरफ्तार करें। लेकिन सबको समझ आ रही है कि क्यों ये खेल खेला जा रहा है, क्या हो रहा है। उनकी फैमिली बार बार ये मुतालबा कर रही है कि आज़ाद शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जैस्मीन साहिबा, सच ये है कि होप होनी चाहिए, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, एक दिन एक लम्हा भी ना भूलेंगे ना खामोश होंगे। लेकिन सच ये है कि कोई, मुझे होप नज़र नहीं आती कि कोई तहकीकात होंगी जहाँ पे हमारी हुकूमत कीनिया की पुलिस के बयान पे ईमान ले आए और हमें भी कहे कि यकीन कर लो। उस हुकूमत से मैं क्या तवक्को रखूँ कि वो अरशद शरीफ साहब के कातलों तक पहुँचेगी। हाशिम डोगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद कर लेते हैं। हाशिम डोगर साहब से अब उनका मौक़िफ़ लेते हैं। अमीर, इसके बाद मैं इसी गुफ्तगू को आपकी तरफ लेके आऊँगी। हाशिम डोगर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी जी बिल्कुल ठीक। हाशिम डोगर साहब, ये बताइएगा कि हकीकी आज़ादी मार्च तो अपनी रवां दवा है, उसमें अब एक शहादत शुरू होने से पहले ही खून उसमें शामिल हो चुका है। हुकूमत की तो किसी भी, मैं ये कहूँगी कि जो भी उन्होंने बनाया है ये अपना इसके लिए कि वो इसको इंक्वायर करेंगे, उस पर तो खैर किसी को एतमाद नहीं है। आप मामलात को किस तरह देखते हैं? और हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से भी बताइएगा कि प्लान ये किया जा रहा है कि पूरा, जानते हैं आप, इस्लामाबाद तो सील कर दिया है, अब क्या होगा आगे, किस तरफ जाने वाला है मुल्क? देखिए, मैं तो इस वक्त जो मंजर देख रहा हूँ, सुबह 12 बजे से हम साथ हैं और देख रहे हैं, अवाम तो बिल्कुल उनके माइंड चेंज हो चुके हैं। मतलब ये है कि कोई गुंजाइश नहीं है, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई आप ऐसी बातें करें, एक इतनी बड़ी शहादत हो गई तो अवाम का मूड तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ जी, तमाम आपके सुनने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो चेंज हो गया है। अभी हम काफिले के साथ हैं, साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं काफिले के, तो 3-4 साढ़े 4 घंटे हो गए हैं और बमुश्किल उन्होंने अभी तक 2.5 या 3 किलोमीटर का सफर किया है। अवाम इतनी चार्ज है, वो इतने मोटिवेटेड हैं, वो खुदा न खास्ता कोई एग्रेसिव नहीं है मगर बहुत चार्ज और मोटिवेटेड हैं। वो कहते हैं जी हमने पिंडी तक पैदल चल के जाना है। अब आप मुझे बताएं कि इस तरह का जज्बा, मेरी तो 54 साल उम्र है, मैंने इससे पहले नहीं देखा। भुट्टो के दौर में वो कहते हैं होगा, मुझे आई डोंट हैव एनी आइडिया, मगर दिस इज अ हिस्ट्री इन मेकिंग। एक नई चीज सामने आ रही है कि किस तरह लोग दीवानावार अपने लीडर के साथ, मतलब हजारों की तादाद में, कोई यू कांट कैलकुलेट द फिगर, जो लोग पैदल चल रहे हैं। वरना लोग जाया करते हैं गाड़ियों में, वो डिमांड करते हैं, जैसे नून लीग वाले अपने पटवारियों को लाते हैं, बिरयानियां खिलाते हैं। आप यकीन करें, मैं हल्फन कहता हूँ, हमने कोई भी सरकारी रिसोर्स यूज नहीं किया, ना किसी गवर्नमेंट के मुलाजिम को हमने कहा, और लोग एट देयर ओन। और अभी तो मैं समझता हूँ जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी तो ये क्राउड और ज्यादा होता जा रहा है। तो ये अगर जो देखने वाले हैं उनको देखना चाहिए कि अवाम की पल्स क्या है। अवाम इस वक्त बिल्कुल और जगहों पे सोच रही है और साइड पे सोच रही है। बेहतर होगा कि अवाम की तरफ से सोचना शुरू करें, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं। और एक ही बहुत ही आसान हल है, ये कोई ऐसी जिद की बात नहीं कि आए बैठ के बात करें, इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और सब अपने घरों को जाएं और इलेक्शन की तैयारी करें। हाशिम डोगर साहब, आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? क्योंकि ये मैं अब आपसे क्या कहूँ, इनकी ढिठाई को आप अच्छी तरह जानते हैं, इनके ऊपर तो बात करना भी मतलब चले इसी बात को छोड़ दें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कोई फैसला करेंगे, फैसले तो लंदन से होंगे, तो फैसला तो लंदन से करना है बड़े मियाँ साहब ने, छोटे मियाँ साहब तो गए हुए दौरों पर, तो फैसला कौन करेगा, कौन बात करेगा, किससे बात होगी? देखिए, ऐसे मुझे तो ये नजर आ रहा है कि लाखों की तादाद में लोग जुमे को रावलपिंडी पहुंच जाएंगे। ठीक। और उसके बाद बिल्कुल कतई तौर पे हमारा कोई इरादा एग्रेसिव नहीं है कि हमने चढ़ाई करनी है। हम वहाँ के जाके बैठेंगे, एक अपनी जो जमहूरी और एक जो हमारा हक है, वहाँ पे जाके हम इलेक्शन का मुतालबा करेंगे, जो कि हमारा हक है। और मुझे उम्मीद है कि जो सेंसिबल लोग हैं वो इसमें पढ़ेंगे और वो इसके ऊपर निगोशिएशंस करेंगे, और निगोशिएशंस के बाद
जो कौम है उसको इस एग्नी में से बाहर निकालेगा। लेकिन हाशिम डोगर साहब, बात सारी ये है कि देखिए टेम्परेचर्स दोनों तरफ से बहुत ज्यादा राइज हो चुके हैं। मैं तो खैर किसी कंट्रोवर्सी को मैं तो अमूमन ऐसा सवाल ही नहीं करती, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि जब टेम्परेचर्स हाई हों तो अच्छे दोस्तों को टेम्परेचर्स नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब कंटेनर से या दीगर जगह से खान साहब उन पर तनकीद करेंगे, फिर उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई जो कि एक बड़ी ही एक हमारे लिए हैरान कुन प्रेशर इस तरह था, क्योंकि हमने कभी इन द रीसेंट पास्ट टाइम्स ऑफ एटलीस्ट माय जर्नलिस्टिक करियर मैंने इस तरह DGISI को आकर नहीं बात करते हुए देखा। DGISPR तो कहते रहते थे, लेकिन सर हाउ डू यू ब्रिंग द टेम्परेचर्स डाउन जब इस तरह बातचीत के दरवाजे बंद करके एक दूसरे पे सिर्फ यलगार के दरवाजे खोल दिए जाएं? आई मीन एनी रीजनेबल पर्सन कैन सी कि फिर बातचीत नहीं हो सकती। जी, आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है जैस्मीन। मैं खुद ये समझता हूँ कि ये एक दूसरे को एड्रेस करना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बिल्कुल मैं इसको मुनासिब नहीं समझता, और मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में पहले ये मंजर नहीं देखा, सर्विस भी की। तो इस मौके पे मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ हमें एक अपनी ज़ाती अनाज से बाहर निकल के मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। इस पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से मुल्क जो है वो शदीद मुआशी परेशानियों का शिकार हो चुका है अभी तक। तो क्या होगा, मैं समझता हूँ कि आपको जब मुल्क की बात आए तो हम सबको फिर अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो भी सोचता है अपने बारे में, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं खुद जल्दी पे तेल डालने के कायल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस फोरम के जरिए, आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए, कि प्लीज बैठें, बात करें। अवाम जो है ना जी, उनकी पल्स को, वो हम आर्मी में यूज किया करते थे ये वर्ड, कि प्लीज फील द पल्स ऑफ द नेशन राइट नाउ, और उसके मुताबिक जो भी फैसला है वो करें। हाशिम डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देयर सो मेनी PTI जो बहुत सेंसिबल इस चीज़ को लेकर चलते हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि मामलात अच्छी तरह तय हों, क्योंकि बहरहाल मुल्क सबका है। इस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, PMLN के एक सीनियर मेंबर और फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं सिंध के। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ जी। जुबैर साहब, मैं तो लगी लिपटी नहीं करूंगी, सीधा सा सवाल है आपसे, ये बता दीजिएगा कि कोई ऐसा तरीका निकल सकता है कि एक दूसरे को धमकियां धोस देने के बजाय बैठकर रीजनेबल लोग उस साइड पे, आपके भाई भी हैं, वो भी रीजनेबल, आप भी रीजनेबल लोगों में शामिल, कोई तरीक़ेकार निकाला जाए कि जी अगर हकीकी आज़ादी मार्च के साथ बहुत बड़े पैमाने पे लोग आ जाते हैं तो बहरहाल बातचीत से मामला तय करें, और ऑपोजिशन अगर मुल्क की इतनी बड़ी कोई डिमांड्स कर रही है तो सुन लिया जाए। देखें, उसमें कोई खराबी नहीं है कि वो डिमांड करें। एक तो हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के तहत अपोजिशन को पूरा हक है कि जी वो जो भी डिमांड्स करें। री इलेक्शन का पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें डिमांड, जब हम अपोजिशन में थे हम भी डिमांड कर रहे थे कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए। तो उस डिमांड की हद तक तो यू कांट कंडेम PTI के जी वो क्यों डिमांड कर रहे हैं अर्ली इलेक्शन। बट एट द सेम टाइम जब उनको हम ये राइट दे रहे हैं कि आप डिमांड कर सकते हैं और जल्द से जलूस कर सकते हैं उस सिलसिले में, तो उनको भी ये राइट है। वो तो अभी हुकूमत में थे ना, और वो उन्होंने हमारी डिमांड को नहीं एक्सेप्ट किया था, अपने मनसक के हिसाब से नहीं किया था कि उन्होंने कहा था कि जी अभी हम पूरा टाइम गुजारेंगे, या जो भी करना था उन्होंने। तो ये राइट तो अब हमारे पास है ना। अब वहां से वो बेसिक उधर वापस चले जाते हैं कि क्या चेंज जो था, ठीक है, लड़ाई झगड़ा इस पर नहीं है कि जी हुकूमत को राइट है कि कब वो डिसॉल्व करे और कब ना करे। इस बात पर झगड़ा है कि जी इमरान खान साहब कहते हैं कि जो चेंज हुआ था वो तरीक़ेकार सही नहीं था, उसमें जो तरीक़ेकार यूज किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसमें वो सही नहीं था। हालांकि अगर उसको जिस तरह हम बरतानिया में देखते हैं, या यहाँ आप एक बड़ा सिंपल सा है, दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, बाप पार्टी और MQM, जो कि PTI को वोट दिए थे, जिसकी वजह से 176 वोट उनको खान साहब को मिले थे और वो वजीर आजम बने थे। तो PTI और बाप पार्टी ने खुद से किया था, ये किसी के कहने पर किया था, तो वो तो हम सबको पता है। तो वही अगर दो पार्टी इस तरफ आके बैठ जाए, हमने तो कभी शाय नहीं थे इन डिक्लेयरिंग। लेकिन जुबैर साहब, अगर बहुत बड़े पैमाने पे लोग आ जाते हैं और पूरा मुल्क शहर बंद हो जाता है तो गवर्नमेंट के पास क्या चॉइस रह जाएगी? आप अमीर अब्बास, यू आर आल्सो ऑन एयर, प्लीज माय रिस्पेक्टेड कॉलीग, डू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू। तो क्या चॉइस रह जाएगी जुबैर साहब आप लोगों के पास?
एक तो मैं जाहिर सी बात है हुकूमत को प्रीएम्प्ट करना चाहिए, ये तो नहीं कह सकता मैं कि व्हेन वी कम टू दैट पॉइंट कि क्या होता क्या नहीं होता, बट हम तो हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से यही उम्मीद करेंगे, जैसे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म तो उस वक्त JUIF ने धरना दिया था और उस वक्त की हुकूमत का जो थिंकिंग थी या वो सोच रहे थे कि जी ये आके अपने पीसफुल तरीके से धरना दे के चले जाएंगे, तो हमारा भी यही थिंकिंग है कि वो आगे तस्वीरें करें, जो भी करें और डिमांड अपनी पेश करें। अब आप का कहना कि कितने लाख लोग आएंगे, ये तो लेट्स वेट एंड सी कि वो कितने लाख लोग आएंगे और किस किस्म का प्रेशर डाल सकते हैं हुकूमत पर, तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है हम हुकूमत तो नहीं चाहेगी कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें वो प्रोवोक उनको करें और वो उसके बाद कोई खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा हो फिजिकल। जुबैर साहब जी, जुबैर साहब देखें, जितनी क्लोज फाइट होती चली जाएगी, इमरान खान जितना करीब आते जाएंगे इस्लामाबाद के, हुकूमत बार बार इस स्टेटमेंट को रीट्रीट करेगी कि हमने नहीं छोड़ना, हम नहीं मानेंगे। दोनों तरफ से जो एक्सट्रीम पोजीशन ली जाती रहेगी, उसके बाद तो फिर उस गैप को कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो सैनिटी शुड प्रिवेल, आप जैसे लोग, उनकी पार्टी में से लोग, अभी तो दोनों को बिठाया जा सकता है। मतलब वो आपको पता है कि वो तो बिठाने की कोशिश भी हुई है, लेकिन वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। कल तो पब्लिक भी एक्नॉलेज भी कर लिया गया कि वो एक चाहे एट द टॉप लेवल सदर के लेवल पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी नतीजा नहीं निकला। देखें, एक फ्रॉम द गवर्नमेंट स्टैंड पॉइंट, अमीर प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, अगर जो इमरान खान डिमांड कर रही है या PTI डिमांड कर रही है, लाइक आई सेड कि दे हैव द राइट टू डिमांड। जब हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान में हो, UK में हो, जहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, द मोमेंट यू शो कि आप ने घुटने टेक दिए हैं अंडर प्रेशर ऑफ द ऑपोजिशन, तो सारा जो खेल है ना वो हुकूमत से निकल जाएगा और फिर उसका जो प्रोसेस होगा, इसका मतलब ये है कि श्योर आप इट्स लाइक अ सरेंडर ना। तो हुकूमत, कोई भी हुकूमत होती है, वो ये अपने आप को सरेंडर तो नहीं शो कर सकती कि जी वी हैव सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑपोजिशन एंड देयरफॉर इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ जाएंगे। और फिर बिल्कुल सही, आप मुझे ये बताएं, बिल्कुल सही, ये इसमें देखिए, इट मेक्स सेंस। अमीर मेरी सुन लें, दूसरी मुश्किलात क्या है? दूसरी मुश्किलात ये हैं कि इलेक्शन किसने कराना है? इलेक्शन कमीशन ने। अब इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जी मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानता और कुछ इलेक्शन कमीशन का जो भी टॉप बोर्ड है उसको नहीं मानता। तो वो जो चेंज भी अगर चेंज होना है तो वो कैसे होगा? वो होता है हुकूमत और ऑपोजिशन की दोनों की आपस में बातचीत से। तो वो जब बातचीत ही नहीं हो रही है तो पहले तो अगर सपोज करें हुकूमत मान भी जाएगी जी ठीक है हम अर्ली इलेक्शन करवा देते हैं, विल इमरान खान बी रेडी टू एक्सेप्ट द प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन? नो, ही डजंट एक्सेप्ट दैट। तो जब वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं तो एक कोई मुश्किल थोड़ा है। फिर उसका बाद जुबैर साहब क्या मुझे ब्रेक लेनी होगी यहाँ पर। जुबैर साहब, आई हैव टू, सॉरी, I just have to quickly take a short break. Nazreen, the transmission is on. Please, let's take a short break and join us back. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी ट्रांसमिशन और बोल हर दिन आपके लिए और हर उस लम्हे में जब पाकिस्तान में कोई ऐसा लम्हा नहीं होता जब कोई नई डेवलपमेंट ना हो रही हो, आपके लिए स्क्रीन पर हर वो खबर लेके आता है जो आप देखना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से क्यों ना हो। मेरे कॉलीग अमीर अब्बास आपसे बात हो रही थी और मैंने सिद्दीक जान की गुफ्तगू सुनी और फिर बीच में जुबैर साहब भी आ गए, दीगर कॉल्स भी लेनी है। सो इस सेगमेंट में हमारे पास तकरीबन 12 मिनट है। लेट्स कंक्लूड ऑन दैट इशू। अमीर, मुझे ये बताइएगा, क्या आपको है एतबार इस कमीशन पर? ये जो 2 लोग जा रहे हैं, मतलब ये क्या पता करके आएंगे? अजीब सी बात है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। पहले ये इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया कि जी मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, वो तो जब कीनिया के सहाफियों ने भांडा फोड़ दिया और वहां से आवाजें उठना शुरू हो गई
तो इन्होंने कहा कि हाँ जी मिस्टेकन आइडेंटिटी शायद नहीं है। पहले तो आप एक्सेप्ट कर लें, जब किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो अब इन्होंने सोचा कि हम उसकी इंक्वायरी करा लें। जी जैस्मिन, मैं तो उन चंद लोगों में से हूं जिन्होंने सबसे पहले ये मुतालबा किया था कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल किसी इदारे से या इंटरनेशनल एक्सपर्ट से करवाई जाए। और अच्छी बात यह है कि कल DGISPR ने भी ये बात कह दी कि भाई अगर आप करवाना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन से या किसी भी मुल्क से, देखिए FBI से करवाएं, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से करवाएं, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस से करवाएं, आप करवा लें। जब DGISPR के कहने पहले यानी फौज के कहने पर इन्होंने कमीशन बनाया, को 20 घंटे तो इन्होंने कोई इंक्वायरी शुरू नहीं की ना। 20 घंटे के बाद इंक्वायरी शुरू हुई, वो भी जब आर्मी ने लिखा इनको खत कि भाई इसके ऊपर कोई तहकीकात शुरू करें। अब अगर आर्मी कह रही है कि आप इसके ऊपर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कमीशन बना दें, JIT बना दें, कुछ भी कह दें, तो आप बना रहे, क्यों नहीं बना रहे आप भाई? अगर आपको ये मसला है कि उसके लिए पैसे आपके पास नहीं है, तो अरशद के बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, हम कर देंगे, हम इकट्ठे करेंगे पैसे इसके लिए। लेकिन ये सिर्फ एक आई वॉश है। ये असल में जानते हैं हमारी हुकूमतों को, हमारे सियासतदानों को इस कौम के मिजाज का पता है कि इस कौम के अंदर एक वक्ती उबाल आता है। सही बात है। वो जैसे हंडिया में उबाल आता है, वो बाद में उबाल बैठा, ढक्कन रखा, सब खामोशी। और यही होगा, आप देख रहे हैं अभी ये लॉन्ग मार्च के 1-2 दिन और एक्टिविटी चलेगी, सब अरशद को भूल जाएंगे। हमने अरशद से बड़े बड़े सानियात भी हम हजम कर गए, हमारा बड़ा जिगरा है, हमारा इतना हलक है, हम सब निकल जाते हैं। सो अरशद को भी हम निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। हम है इस किस्म के सुन और सत्तू पी हुई कौम, और यही चाहती है हुकूमत, और जानती है हुकूमत। वाकई हम बड़े ढीठ हैं। हमने कौन कौन सा वाकया ऐसा है इस मुल्क में, कौन कौन सी ऐसी शहादतें, एक फहरिस्त मैं आपको गिनवा सकती हूँ और एक फहरिस्त आप मुझे गिनवा सकते हैं जो आज तक हमें पता ना चला। चले सब कुछ छोड़ दे, सबसे छोटा वाकया हामिद मीर को गोलियां लगनी थी, पता चला किसने मारी? आज तक हामिद मीर के जिस्म में आज तक एक गोली है, देखे आज तक उनके जिस्म में गोली है, सबूत मौजूद है, जिंदा चलता फिरता इंसान है, गोली लेके फिर रहा है अपने अंदर। कुछ नहीं हुआ। आप वो सलीम शहजाद मार के उसको मंडी माउद्दीन जाके फेंक दिया। साकिब निसार उसके वो जो कमीशन बना, चीफ जस्टिस रहे इस मुल्क के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उस कमीशन को हेड कर रहे थे। हामिद मीर का कमीशन, बेशुमार किसी की तहकीकात सामने नहीं आ सकी हैं। हम इसी बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं कि इसकी भी तहकीकात सामने नहीं आएगी। देखिए हमारे यहाँ जो कमीशन बनते हैं जैस्मीन, वो लाश को कफन पहनाने के लिए बनाए जाते हैं। ट्रू। वो उस आस्तीन को ढूंढने के लिए नहीं बनाए जाते जिस आस्तीन के ऊपर उस मकतूल का खून होता है। और आप देखेंगे कि कुछ पता नहीं चलेगा इसमें से। अच्छा अमीर, मुझे एक बात बताइएगा, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, और मतलब दो के ये एक मैं यही कहूंगी वैलिड क्वेश्चन है। ये सदीक जान का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक था, इन्होंने एक पॉइंट उठाया था अभी, एंड आई टोटली सेकंड हिम। भाई एक शख्स पाकिस्तान में मौजूद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, इनफैक्ट मैंने तो MCR से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप उनकी कॉल लें। आई मीन ही इज सेइंग कि उसे पता है, उसने अपनी एक वीडियो बना ली है, उसके आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट। चले लेट्स अज्यूम कि वो स्टंट नहीं है पब्लिसिटी, लेट्स से उसमें से 5% भी ट्रू है, और वो शख्स कहता फिर रहा है कि मेरे पास मैसेजेस हैं, मैंने फोन देख लिया है, मुझे सब पता है, वो आने वाले थे, वो आ रहे थे, गोली पीछे से नहीं लगी, आगे ये सारी तफसीलात उसके पास मौजूद है। कोई इदारा, मतलब आपको शर्म नहीं आती एक बूढ़े शख्स को, बूढ़ा शख्स ही तो मैं उनको नहीं कि थोड़ी एजेड हैं, हमारे बहुत ही प्यारे कॉलीग, मैंने उनके साथ बड़ा अरसा काम किया, नफीस तरीन इंसान चौधरी गुलाम को, हुसैन साहब को आप उठा के ले गए 2003 के पता नहीं किस केस में, आप 1980 का हमारा भी कोई केस निकाल लाएंगे अनकरीब। तो आप वाडा साहब को क्यों नहीं बुलाते इंक्वायरी के लिए, और उनसे क्यों नहीं पूछते कि किसके मैसेजेस हैं और कौन है और क्या नहीं है? ये क्या ड्रामा चलाया जा रहा है मुल्क में? देखिए एक तो ये वाडा साहब वाला जो केस है ना, ये इमरान खान साहब के लिए तो बड़ा अच्छा हुआ है, उनका तो ठीक इलाज हुआ है। क्योंकि मैं उन लोगों में से था जो 3.5 साल से कह रहा था कि इमरान खान साहब, ये जिस शख्स के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं, जिसको आप नाअहली से बचा रहे हैं, जिसके लिए आप अपने उसूल पामाल कर रहे हैं, ये शख्स आपके काबिल नहीं है, ये आपके लिए नहीं बना हुआ। हमें पता है आप कराची की जैस्मिन, मैं नहीं वो नाम लेना चाहता, आप जानती हैं वो नाम कि वाडा साहब को पिछले 7-8 साल में किस किसने सपोर्ट किया है। वाडा साहब तो PTI के कभी थे ही नहीं। वाडा साहब के किन किन लोगों के साथ ताल्लुकात थे, 2 सितारे 3 सितारे, और किस तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस फोन करके कहा जाता था व्हेन फैसल वाडा वाज नोबडी, MNA भी नहीं बने थे 2018 में।
जिंदगी में पहली दफा एमएनए बने। उससे पहले व्हेन ही वाज नोबडी कॉल्स आती थी कि भाई इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाओ। भाई क्यों दिखाएं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? चले ठीक है, लेकिन आप सवाल ये पे आमिर ही इज मेकिंग वेरी सीरियस टॉल क्लेम्स एंड एलिगेशंस। मुझे अच्छा एक और भी खबर है, मुझे नहीं पता कि whether we can speak about it or not, बट उसमें मतलब बिकॉज इट्स एवरीवेयर, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि सदीक जान वुड नो बेटर, इनके पास इतलात होंगी और आपके पास भी होंगी, कुछ मेरे पास भी हैं। सलमान इकबाल साहब को बुलाने की कोशिश की जा रही है लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो रहा। अगर वो विलिंगली आ जाते हैं और सारा कुछ बता देते हैं तो इसमें क्या कबाहत है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। देखें, सलमान इकबाल साहब को बिल्कुल अगर हुकूमत सामने तफ्तीश करना चाहती है तो करे। और आपने अभी जैसे खुद कहा कि मुझे बताएं कि फैसल वोडा कह रहे हैं कि मैं जो इंकशाफात करने जा रहा हूं, हो सकता है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। अगर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा तो मुझे कत्ल करने वाला भी 3 से 5 घंटे में मारा जाएगा, मैंने पैसे भी दे दिए। पहली बात यह है, क्या ये मुल्क है? ये क्या मुल्क है कि वहां बैठ के पाकिस्तान का स्टेट टेलीविजन दिखा रहा है कि एक शख्स बैठा कह रहा है कि मैंने पैसे दे दिए हैं कि मुझे मारने वाला कत्ल कर दिया जाएगा, और कोई कैमरा ने नोटिस नहीं लिया, कोई इदारा नहीं बोला। टारगेट किलिंग की थ्रेट्स, सही कह रहे हैं आप, टारगेट किलिंग के थ्रेट्स दे रहे हैं, और वो भी आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही वो वाले, यानी कि बहुत ही बाअसर और असूख रखने वाले आम इंसान नहीं। आम मैं और सदीक जान आम है ना, अमीर अब्बास आम है, वो जमील फारूकी, वो हमारे जो कॉलीग हैं जमील, वो बेचारे आम थे, उनको उठा लिया रास्ते से, जो भी किया उनके साथ किया, फिर छोड़ दिया। अरशद शरीफ आम था, उसको शहीद कर दिया। तो भाई किसी खास बंदे को आप टारगेट किलिंग की निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ आप ये फतवे दे रहे हैं, तो कोई नहीं है इस मुल्क में पूछने वाला। देखें, मैं आपको बताऊं, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे ना फैसल वोडा, ये मैं आपको बता सकता हूं वो सलमान इकबाल नहीं थे। मुझे पता है वो इशारा कर रहे थे, और मुझे अच्छी तरह पता है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बिल्कुल, मुझे बताएं, आप मुझे एक बात बताएं कि वो जो बात करें, इस मुल्क का आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है कि अगर किसी शख्स के साथ कुछ होता है तो वो तरीकाकार मौजूद है। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। यहां पे आप पूरे टीवी चैनल्स के ऊपर, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मरियम औरंगजेब साहब आप फोन कॉल्स पर थी कुछ लोगों के साथ प्रेस क्लब में, और शहबाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड थे। यहाँ शहबाज शरीफ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, उधर जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। उसके बाद मियां नवाज शरीफ का भी बयान आ जाता है, उसके बाद राना सनौला का भी बयान आ जाता है। सारे बैठे तैयार बैठे थे, पूरी हुकूमत को पता था। मतलब कि कुछ तो यार स्क्रिप्ट लिखने वाले को कहें कि थोड़ा सा तो कोई एवरेज आई क्यू लेवल वाला भी होता ना स्क्रिप्ट लिखने वाला, वो ये हमाकत ना करता कि पीटीवी ये दिखाएगा। देखें, इमरान खान साहब के आज भी ये अभी हमें पैमरा की हिदायत आई है कि आपने लॉन्ग मार्च लाइव नहीं दिखाना। फैसल इमरान खान का खिताब तो दिखाया ही नहीं जाता। मुझे बताएं, फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कोई डिले था, ना कोई म्यूट था, ना कोई बात थी, और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुझे देखें, आपने जैसे कहा कि अगर 5% भी सच है फिर तो इसको कत्ल हो सकते हैं, ये अल्लाह ना करे। फैसल वोडा वो कह रहे हैं मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं कि किसने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया है। जो अरशद शरीफ को बकौल फैसल वोडा को कत्ल करवाने वाले इतने मजबूत हैं कि उन्होंने अरशद शरीफ साहब को कीनिया में जाके कीनिया की पुलिस के जरिए टारगेट किलिंग करवा के, और कीनिया की पुलिस ने ऑन भी कर लिया, तो उनके लिए क्या मसला है कि वो फैसल वोडा साहब के साथ कुछ करवा दें। तो फैसल वोडा को तो फौरन गिरफ्तार करना चाहिए या हिफाजती तहवील में लेना चाहिए, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनको कहीं बंद करना चाहिए, और उनका मोबाइल लेना चाहिए, और वो सबूत लेने चाहिए। वो टीम वहां कीनिया क्या करने गई है? जब फैसल वोडा के पास सारा कुछ है तो वो क्यों वो मुंह उठा के उधर कीनिया चले गए? हाँ, सही बात इसको पकड़े ना, इससे पूछें वो कौन सबूत हैं। एटलीस्ट देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, वी बिलीव इन एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, और हम काफी देर से फैसल वोडा साहब को कॉल भी कर रहे हैं, उनको मैसेज भी कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनका मौक़िफ़ आए बगैर वो ये कल को गिला करें कि जी आपने मेरा मौक़िफ़ नहीं लिया और मेरे खिलाफ आपने ये सब कुछ बोला। आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आपके उन सब बातों पर तबसरा कर रहे हैं, तो अगर आप अपना मौक़िफ़ दें तो बहुत अच्छा होगा। ये बड़ी संजीदा बात है कि आपके पास evidence है, but you're claiming that you will bring that evidence out later, and also claiming that several other people are going to die. Innocent Pakistanis are going to be killed. This is a very, very, very big and blatant accusation. या accusation कह लें आप इसको, या threat कह लें आप इसको, या threat assessment कह लें। Anyway, we have to take a short break and a 9 o'clock bulletin ये जारी रहेगी ट्रांसमिशन। नाज़रीन, आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं जुमे को। मैं लीड करूंगा उसको।
कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।